Good morning, student. This is the fourth part of the chapter. Chapter name: Physical Features of India. Class 9, Social Science, and this is the fourth part of the chapter. Last three part you learn Plato tectonic theory, northern plain, and peninsula plate. Okay, so here we are explaining very important chapter now. The next part, the Indian desert, coastal plain, and the island. Three part you learn on this chapter. Now we are just starting the chapter. फर्स्ट लास्ट पीरियड में आपको पेनिनसुला प्लेटू के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है. कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. जो पेनिनसुला प्लेटू है, बात हो रही है पेनिनसुला प्लेटू की. तो पेनिनसुला प्लेटू इज द टैबलैंड कंपोज ऑफ वुड्स लाइन. मैंने कल आपको बताया था तीन मेन जो चीजें है उससे बना है. खासकर वो कौन सी? स्क्लाइनिन, आग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ये तीन रॉक है, मतलब जो आग्नेय है. जो पेनिनसुला प्लेटू है वो तीन चीजों से बना है. मैंने आपको बताया, जैसे क्रिस्टलीय जो दिया है, आग्नेयस, क्रिस्टलीय, आग्नेयस, मेटामॉर्फिक रॉक. ये तीन इंपॉर्टेंट है. उसके बारे में जो बात पेनिनसुला इसी से बना रही है. पेनिनसुला प्लेटू जो है ना, पेनिनसुलर प्लेटू, ये पहले गोंडवाना जो हमारी पूरी वर्ल्ड एक साथ एक भूमि हुआ करती थी, एक सिंगल लैंड हुआ करता था. उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं. उस गोंडवाना लैंड को जब टूटने की प्रोसेस आई, तो वो टूटने की प्रोसेस में जो बना एरिया है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला प्लेटू. Okay, it is formed through the breaking of drafting as a Gondwana land to thus making a part of the oldest land mass. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो oldest land mass है उन्हीं को टूटने के बाद ये सब चीजें बनी. The plateau is broad in shallow valleys rounded the wheels. मतलब जो खासकर पेनिनसुला रिवर एक पूरा घाटी, राउंडेड शैलो वैलीज, घाटी और हिल, इन सब से घिरा हुआ है. मतलब इस पठार में चौड़ी और चितली घाटियां या गोलाकार पहाड़ियां, ये जो पहाड़ियां है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, ये पेनिनसुला रिवर का ही पार्ट है. एंड दिस कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन. अगर हम बात करते हैं कि पेनिनसुला जो प्लेटू है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खासकर हम उसको दो मुख्य भाग में, मतलब दो मुख्य जो मेन पार्ट है उसमें डिवाइड कर सकते हैं. दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली कौन सा? द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. इन दो पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं. कौन सा? सेंट्रल, इसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, और दक्कन का पठार यानी उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेक्कन प्लेटू. और अगर नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू. और जितना भी आप पता है कि नर्मदा इज अ लाइफलाइन ऑफ द एमपी. नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश की एक बहुत ही लाइफलाइन रिवर है. उसके बिना एमपी नहीं चल सकता. वो उनकी एमपी की धरोहर है. और इन्होंने जो मालवा एरिया है, आप कभी मालवा गए हो या देखिए तो मालवन लैंग्वेज में बोलते हो, हिंदी में मालवन लैंग्वेज बहुत फेमस है. तो ये मालवा प्लेटू है, उसको वो पूरा कवर करती है. अब बताओ कौन से एरिया है जो कवर करती है खासकर उसको? तो उसे हम, और उसी मालवा जो प्लेटू है उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं.
मालवा प्लेटू को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और अगर विंध्य, जो विंध्य रेंज है, विंध्य रेंज है, इज बाउंडेड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब जो खासकर विंध्यावली है, विंध्यांचल है, जिसे हम कहते हैं कि साउथ से लेके सतपुड़ा जो सेंट्रल वैली है, जिसे अरावली कहते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट में अरावली तक ये फैला हुआ है और ये घिरा हुआ है। और खासकर ये पेनिनसुला प्लेटू जो राजस्थान की बाउंड्री तक भी पहुंच जाता है, राजस्थान के बैतूली या पथरीले मरसूल तक मिल जाता है। इस क्षेत्र के बहाने नंबर कौन सी नदियां, इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, चंबल, सिंह, बेतवा, केन, ये रिवर वहां से बहती है इस पूरे पेनिनसुला प्लेटू में। तो ये कुछ एरिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट पीरियड में कि प्लेटो ऑफ टेबलैंड आल्सो एंड पेनिनसुला प्लेटू इज टेबलैंड। जो ये पेनिनसुला प्लेटू का पिक्चर है जो आपके इसमें दिया हुआ है पूरा, और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट इनके पार्ट है, डेक्कन घाट के बारे में ऑलरेडी बता चुका, और उसमें हाईएस्ट जो पर्वत रेंज है उसमें अनाईमुड़ी है। डेक्कन प्लेटू में एक मार्क के लिए मैप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। एंड दोड़ा बेटा उसके दूसरे नंबर पे है, 2637 किलोमीटर। एंड महेंद्रगिरी का डिस्टेंस है 1501 मीटर्स, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी देखो 3 है, डेक्कन प्लेटू, द हाईएस्ट पीक include Anaimudi, Doda Beta and Mahendragiri is the highest peak of the Eastern Ghat. And one of the best feature peninsula is the soil known as Deccan Trap, is a igneous and metamorphic rock, इसके बारे में पता चलता। तो विंध्य रेंज के मैंने बात कर रहा था। विंध्य रेंज इज द बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हाईलैंड और साउथ अरावली टू नॉर्थ वेस्ट, फर्दर वेस्ट। अगर वेस्ट दक्षिण पश्चिम की तरफ जाना चाहते हो तो राजस्थान की तरफ जाइए, राजस्थान में चंबल तक, मतलब सॉरी राजस्थान की वहां तक फैला हुआ है। एंड द फ्लो ऑफ रिवर के नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट including the slope. Or the central highland was wider in the west, narrow in the east. Central highland का जो बीच वाला है वो ईस्ट तक, मतलब ईस्ट दिशा तक फैला हुआ है, मतलब अरुणाचल उधर वाला जो एरिया है उड़ीसा तक फैला हुआ है। The eastward extension of the plateau was locally known as बुदेलखंड and बघेलखंड। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है उसको हम 2 पार्ट में करते हैं, बुदेलखंड एंड बघेलखंड। जो उच्च भूमि है या चौड़ी है, और जो अरब जब इस साइड में जाती है तो वो बहुत छोटी हो जाती है। इस प्लेटू को हम जो कहते हैं बुदेलखंड एंड बुदेलखंड। और इसमें एक पार्ट है छोटा नागपुर पठार, बहुत मायने रखता है। छोटा नागपुर पठार वो दामोदर वैली तक फैला हुआ है, जो पीरियड नंबर 3, जो लेक्चर नंबर 3 में मैं बता चुका हूं। बुदेलखंड एंड बुदेलखंड पेज डबल है। द डेक्कन प्लेटू इज a triangular landmass, सातपुरा ये ऑलरेडी हो चुका है। लोकेटेड हिल ऑफ फिजिकल मैप ऑफ डेक्कन प्लेटू इज वेस्ट एंड ईस्टवर्ड। एक्सटेंशन प्लेटू इज आल्सो विजिबल एंड नॉर्थ वेस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी। अच्छा, तो ये अभी जो दक्षिण मतलब साउथ का जो एरिया है, डेक्कन प्लेटू जो साउथ मतलब केरल की तरफ आने वाला जो एरिया है, उसमें कहां से कहां तक एरिया आता है जरा देख लेना। उसमें कि लोकेट ऑफ हिल एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, द डेक्कन प्लेटू इज अ हायर वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। खासकर वो ईस्टवर्ड मतलब पूरब दिशा की तरफ जाने वाली सारी रिवर्स इसी डेक्कन प्लेटू में बहती है। द एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू इज आल्सो विजिबल एट नॉर्थ वेस्ट, लोकली नोन एज मेघालय। और जो ये डेक्कन प्लेटू नॉर्थ तक फैला हुआ है,
और उसको नॉर्थ दिशा की तरफ गया है, उसको हम मेघालय कहते हैं। मेघालय, कर्बी, एनालॉग प्लेटू एंड नॉर्थ चचर हिल। नॉर्थ चचर हिल, ये कुछ नाम है उस जहाँ पे दक्षिण जो साउथ साउथ डेक्कन प्लेटू है उसमें कुछ पर्वत के नाम है, उसके नाम बता चुका हूँ, जिससे आपको मेघालय, कार्बी, एंगलोंग पठा, एंगलोंग प्लेटू एंड मेघालय का ये सब नाम है उसे। और उसको उत्तर कचार पहाड़ी ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉर्थ कचार हिल। इट्स सेपरेटेड फॉल्ट ऑफ द छोटा नागपुर पठार। और ये जो है वो छोटा नागपुर पठार को, मतलब छोटा नागपुर जो प्लेटू है उनसे वो अलग करवाती है ये तीनों घाटियां। Three prominent hill range in the west of is गारो, खांसी एंड जयंतिया। और डेक्कन प्लेटू का एक और मेन पार्ट है गारो, खांसी एंड जयंतिया। ये तीन नाम के जो महत्वपूर्ण है, ये तीन श्रृंखलाएं मानी जाती है जो पश्चिम से पूरब की तरफ, मतलब पश्चिम को मुंबई जो पश्चिम साइड में, इस पश्चिम से लेके पूरब तक, मतलब मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तक, वहां पे तीन खासकर एरिया माना जाता है, गारो, खासी एंड जयंतिया। अगर साउथ पटर की गारो, खासी, जयंतिया एंड द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। और जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता है पश्चिम घाट जो पश्चिमी घाट के समांतर है और सतत है, उन्हें केवल दरों के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। और भारतीय मानचित्र में जो मैप दिया हुआ है उसमें थाल घाट, भोर घाट, पार घाट, ये दो तीन घाट जो दिए वो उसमें दक्षिण साउथ डेक्कन प्लेटू के पार्ट है। थल, भोर एंड पाल घाट, ये तीन पार्ट उसके आते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट। अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की अगर हम कंपैरेटिव करें, जैसे ये अपनी इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे आता है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आता है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो जो वेस्टर्न घाट है वो पूरब की जो ईस्टर्न घाट से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से थोड़ा सा ऊंचाई में बड़ा है। और पूर्वी के घाट में लगभग 600 मीटर की ऊंचाई की लंबाई पर पश्चिम घाट जो भी, अगर वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 600 है, तो सॉरी ईस्टर्न घाट की जो हाइट है 600 है, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है 900। कितना है? 900 है। और उसके पर्वत के बारे में बात करते, नदियों के बारे में बात करते कि जो वहाँ की पश्चिम घाट में पूर्वी घाट का विस्तार, जो महानदी घाटी जो दक्षिण से नीलगिरी तक है, जो महानदी है, महानदी बहुत बड़ी नदी है, वहाँ की एक मेन रिवर मानी जाती है। गंगा की तरह ही इनका बहुत जो ट्रिब्यूटरीज फैली हुई है। ये महानदी कहाँ से कहाँ तक? नीलगिरी से, मतलब महानदी घाट दक्षिण से लेकर नीलगिरी तक पहुंच जाती है। और पूर्वी घाट का विस्तार भी सही नहीं है। अगर कंपैरेटिव स्टडी आप करें वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट में कोई नदियों का इतना स्पीडली बहती नहीं है। और खासकर जो पूर्वी घाट है, मतलब ईस्टर्न घाट है, उसको नदियों ने भी बहुत जगह से तोड़ा है। पश्चिम जो नदियां बहती है वो पर्वत को तोड़ कर जाती है, तो इससे बहुत ज्यादा टुकड़े टुकड़ों में वेस्टर्न ईस्टर्न घाट फैला हुआ है। और उसी की कंपैरेटिव में जो वेस्टर्न घाट है वो इतना ज्यादा टूटा हुआ नहीं है। Known as local name, height and weight progress increase from the north to south. Highest peak including अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर से, और दोड़ा बेटा 2637 and महेंद्रगिरी 1501 meters is the highest peak in the अनाईमुड़ी क्या है? is the highest peak in the eastern घाट। कुछ
घाटियों के नाम दिए गए, जैसे आपको पता होना चाहिए घाटी के बारे में। खासकर उदक मंडलम जो नाम दिए गए कौन से, अनाईमुड़ी के बारे में बता चुका हूँ। देखो दक्षिण पश्चिम जो है, मतलब जो साउथ वेस्ट लाइन है हमारी, उसमें शेवराय, जावेरी, ये जो नाम है जावेरी, शेवराय, ये उनके घाटों के नाम है, खासकर याद रखना है। और आगे अगर बात करते तो उदक मंडलम, the locate of famous is the Udak Mandalam is the name of this place, popularly known as Ooty and Ooty, और खासकर दो चीज़ों से वो कंपैरेटिव माना जाता है। जो शेरार झाड़ की घाटियां हैं वो उदक मंडलम है, और उसे ऊटी के नाम से या कोडाई कैनल, दो कौन सा, ऊटी एंड कुडाई कैनल, जो दो नाम से जाना जाता है उदक मंडलम को। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुला प्लेटू इज अ ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। और खासकर जो डेक्कन ट्रैप कॉन्सेप्ट है, डेक्कन ट्रैप को क्या कहते हैं, उसकी ब्लैक सॉइल के लिए माना जाता है। खासकर इसकी विशेषता ये है कि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल मृदा सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, और इसी को इसीलिए उस एरिया को डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो क्रिएटिविटी हुई है, मतलब ये निर्माण हुआ है, वो निर्माण एक्चुअली किसके साथ हो, जो वोल्केनिक ओरिजिन है, खासकर ये जो वोल्केनिक वहां पे निकला था, उस वोल्केनिक से निकली हुई जो भी मिट्टी बाहर आई है, उससे ही ये जो एरिया बना है वो काली मिट्टी का बना है, इसीलिए उसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। खासकर वहां पे अग्नि जो पत्थर है वो ही ज्यादा मिलते हैं। इन पत्थरों का ऐसा हुआ कि जैसे volcanic organic rock of the igneous and actually the rock of daunted over the times and responsible for the formation of black soil, इसी से बनी है। ब्लैक सॉइल कैसे बनी है, जो आग्नेय से बनी है। आग्नेय जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे, बाद में वो हवा पानी नदी की वजह से टूट गए, और टूटने के बाद उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतर हो गया, उससे मिट्टी के रूप धारण कर लिया, और वो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। क्योंकि ये जो है ना, ये वोल्केनिक से निकले हुए पत्थर थे, पत्थर बाद में टूट गए, टूटने के बाद टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, और टुकड़ों में कन्वर्ट होने के बाद वो ये हुआ कि उससे मिट्टी, काली मिट्टी तैयार हुई, और इसे हम ब्लैक सॉइल भी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पर्वत की ही बात करते हैं तो पर्वत में बात करते हैं अरावली की, जो खासकर पहाड़ियां हैं, वहां पे जो पेनिनसुला प्लेटू है वो पश्चिम से लेके उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थित है, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट मार्जिन इज द पेनिनसुला प्लेटू। These are the highly eroded keel and founded of broken keel. The extent is Gujarat from Gujarat to दिल्ली। और खासकर ये जो एरिया फैला हुआ है, ये एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और ये गुजरात से लेके दक्षिण तक और पश्चिम से लेके उत्तर पश्चिम तक ये फैला हुआ है। तो हम देखते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट is lies toward western margin of margin Aravalli Hills, and खासकर इसकी जो the region receive very low rainfall below 150 mm। अब अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे राजस्थान के एरिया जा रहे हैं। अरावली का जो एरिया है, अरावली जो हमारे पर्वत है पश्चिम, बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच अरावली प्लेटू, अरावली माउंटेन है, उस अरावली हिल रेंज है, उस अरावली हिल रेंज के पश्चिम साइड में, वेस्टर्न साइड में जो एरिया मिलता है उसको मरुस्थल कहते हैं, या आप इंडियन डेजर्ट कह सकते हो। और खासकर यहाँ जो बरसात होती है 150 mm होती है, इससे ज्यादा बरसात नहीं होती है। और खासकर इस एरिया में जो ट्रीज है वो बहुत कम ट्रीज है, और ये मरुस्थल पाकिस्तान की बाउंड्री तक फैला हुआ है।
तो इधर क्लाइमेट arid climate and low vegetation over the stream and appear during the rainy season. Soon the very deep appeared in sand dune is not have enough water to reach the sea. क्या होता है कि ये जो सैंड धूल है ना, ये वहां की जो नदियां है, सबसे पहले नदियों की बात करते हैं कि इस वायु में बरसात कम होने की वजह से नदियां नहीं है, हमेशा गर्म एरिया या बहुत ठंडा एरिया रहता है। और जो भी बरसात के समय में नदियां दिखती है वो क्या हो जाती है, वो समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती, वो बीच में लुप्त हो जाती है, क्योंकि उसके पास पहुंचने के लिए उसका कोई एरिया नहीं है। अगर आप डेजर्ट की बात करते हैं तो एकमात्र रिवर ऐसी है जो लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। अगर आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि इंडियन डेजर्ट में सबसे महत्वपूर्ण रिवर कौन सी है, तो वो है लूनी, LUNI, ओनली लार्ज रिवर ऑफ द रीजन। खासकर इसमें रिवर तो दिखती नहीं है, बरसात के समय में दिखती है, बाद में वो लुप्त हो जाती है। और बरकान के बारे में बात करते हैं। इंडियन डेजर्ट में एक अर्धचंद्राकृति ऐसा जो बरकान होता है, मतलब यहाँ से हवा पानी ऊपर चला जाता है और ये एक बरकान सा एरिया चला, और ये पूरा अर्ध गोलाकार रूप धारण कर ले, हाफ सर्कल रूप धारण कर लेता है, तो उसको बरकान कहते हैं। ओवर द कवर एरिया बट द लॉग स्टिल दून बिकॉज मोर प्रोमिनेंट इज नियर ऑफ इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। और ऐसे जो बरकान है लंबवत जो बने हुए, मतलब क्या होता है कि एकदम से कुछ जो मिट्टी है वो बह जाती है हवा से और वो पूरा एरिया हाफ गोलाकार एरिया बन जाता है। ऐसे टीला, आप हिंदी में क्या कहते हो, आपको उसको टीला कहते हैं ना, एक टीला, एक छोटा सा, जैसे आप घर बना रहे हो और घर के लिए जो मटेरियल लगता है उसको एक टीला बना के रख देता है, तो ऐसा एक टीला नेचुरली बनते हैं। और ऐसे टीले जैसलमेर में पाए जाते हैं और पाकिस्तान की बाउंड्री में पाए जाते हैं। सो अगर आप जैसलमेर कभी विजिट दिए तो आप बरकान हमेशा एक देख सकते हो। और अभी हम कोस्टल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। कोस्टल प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं, तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब क्या होता है, समंदर के बीच वाले, बीच साइड वाले जो मैदान है, मतलब जो समंदर के बीचों बीच लगे वाले अरब सी और वेस्ट बंगाल के साइड में जो भी एरिया दिखता है उसको हम कोस्टल प्लेन मानते हैं। ओके, कोस्टल प्लेन में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये कोस्टल प्लेन नॉर्थ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद में मिलता है या उसके बीच में लगी हुई बात होती है। The peninsula plateau is a flat into a stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea and Western Bay of Bengal. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसके दो पार्ट है, पश्चिम बंगाल और वेस्टर्न घाट में खासकर इसका जो छोटे छोटे मैदान मिलते हैं उसको हम कोस्टल लाइन कहते हैं। और बंगाल की जो खाड़ी है, मतलब वेस्टर्न कोस्ट है, तो वहाँ पे सैंडविच, इसमें क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी का जो मैदान है, जो प्लेटूज है, वो बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज नॉर्थ प्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो भी मैदान है उस पूरे पार्ट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन सा? द नॉर्दर्न पोर्ट इज कॉल्ड ऑफ द कोंकण, मुंबई, गोवा। नॉर्दर्न प्लेट है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 पार्ट कौन से एक एक करके पढ़ते हैं। मध्य भाग जो सेंट्रल पार्ट है हमारा कोस्टल लाइन का, उसको हम कन्नड़ मैदान या कन्नड़ जो एरिया है, कोंकण एरिया भी कह सकते हो, या मुंबई तथा गोवा, मध्य प्रांत कंकड़ और मालाबार हिल भी कह सकते हो आप उसको। मध्य भाग को जो इंडिया का, उसको कन्नड़ मैदान या दक्षिणी भाग को हम कह सकते हैं। देखो 3
कोंकण मुंबई को, सेंट्रल कन्नड़ मैदान मतलब कन्नड़ प्लेटू, एंड साउथ वाला एरिया जो है मालाबार हिल माना जाता है। मालाबार हिल देखो तीन है, नॉर्दर्न पार्ट कोंकण एरिया, द सेंट्रल स्केच पैन, कन्नड़ प्लेन, इन तीनों को माना जाता है। अब देखते हैं तो कोस्टल प्लेन के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। बे ऑफ बंगाल वेस्ट इज अ नॉर्दर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न रिवर, द वेस्टर्न एंड कोरोमंडल, ओके ये बात मैं बता चुका हूँ। और इसमें एक मार्क के लिए क्वेश्चन है, लेक चिल्का, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिल्का नाम का है जो ओडिशा के पास है, और ये इसका जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, खारे पानी का है। और तीन चीजें बता रहा हूं कोस्टल प्लेन की। एक, साउथर्न पार्ट इज नोन एज कंपेनेबल लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। कौन सी रिवर? तीन रिवर। साउथर्न पार्ट में तीन रिवर महत्वपूर्ण काम करती है, महानदी, द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कितनी? कृष्णा, कावेरी इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा, ओके। कावेरी इज अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। तो चार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके और मैं आपको बता चुका हूं कि चिल्का जो झील है खारे पानी की सबसे बड़ी भारत में, और ये उड़ीसा महानदी डेल्टा में स्थित है। उड़ीसा की जो महानदी है उस महानदी के एरिया में उसका नंबर आता है। अब देखते हैं कोस्टल प्लेन या द्वीप समूह भी कह सकते हो। खासकर ये जो एरिया है कोस्टल प्लेन का, बे ऑफ बंगाल, वाइड लेवल और नॉर्दर्न ईस्ट इज रेफर ऑफ नॉर्दर्न सर्कल, साउथर्न पार्ट इज कोरोमंडल कोस्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका कि कोरोमंडल किसे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल was widely level is the northern part of refer as is the northern circle, while southern part is known as Coromandel coast. लार्ज रिवर, और इस एरिया की जो कोस्टल की सबसे बड़ी रिवर्स कौन सी है? महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एज अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंड डेल्टा कोस्ट। और इसमें आपको बता चुका हूँ कि चिल्का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया एंड लाइज ऑफ स्टेट उड़ीसा। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब पर्व ये है मैदान। Coastal plain. You already seen that India is vast plain, and beside this country has been two group of island. Coastal plain में हम देखते हैं कि आप पहले भी देख चुके कि हमारी इंडिया में दो पार्ट है, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप है। ओके सो लोकेट द लक्षद्वीप। अब हम दो ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में आप पढ़ चुके हो, फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिटेल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। ओके सो खासकर केरल भी जो मालाबार घाट है, मतलब लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज लाइंग लॉस ऑफ मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप का एरिया है वो केरला के साइड में आता है और ये पूरी तरह से उसी में फैला हुआ है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्मॉल कोरल आइलैंड। अब कोरल का मतलब कोई समझता है? प्रवाल। एक कीटक रहता है, समंदर में मिलने वाले कीटक होता है, और वो जब डेड हो जाते तो उनका एक इतने करोड़ों की संख्या में समंदर में होते हैं, और जब एक साथ आते तो उसकी इतने ज्यादा सख्त बन जाती है और किसी पर्वत पर रुक जाते तो उसका एक पर्वत बन जाता है, एक एरिया बन जाता है, और उस एरिया आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है। ये इसे प्रवाल, छोटे छोटे प्रवाल जो होते हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे एरिया है, खासकर इस आइलैंड को जो बनाया गया है वो इसी स्मॉल कोरल आइलैंड से बना है। इन्होंने लोकेटिव मैनकोनी एंड अमिंडवे इन 1970। अभी नए कुछ, अभी इसमें
तीन नाम है जो खासकर लक्षद्वीप में मिलते हैं। एक लकादीव, मोनिकॉय एंड अमीनदीव। नाम याद रखना, तीन नाम। कौन से तीन नाम? लुकादी, मोनिकॉय एंड अमीनदीव। ये तीन पार्ट है जो ये तीन नाम से पहले ये प्रवाल जाने जाते थे। बाद में 1973 में उसको, ये पहले लक्षद्वीप नहीं था, ये किन तीन नाम से? लकादीव, मोनिकॉय एंड अमीनदीव। अब इन तीनों को मिलके 1973 में उसका नाम रख दिया कौन सा? लक्षद्वीप। और ये खासकर 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 32 किलोमीटर एरिया में पूरी तरह से फैला हुआ है। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल सिटी है वो है कावरत्ती। लक्षद्वीप की जो कैपिटल सिटी, लक्षद्वीप की जो कैपिटल सिटी है वो है करवत्ती। और खासकर ये छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। द्वितीय में ये जो पीटली द्वीप, जहाँ मनुष्य निवास नहीं करते, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है। मतलब पीटली आइलैंड और ये जो लक्षद्वीप में दो है, वहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना डाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त फैली हुई, अच्छी है। और इसीलिए पीटली द्वीप नाम का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे इंसान नहीं रहते, उसको उन्होंने पूरी तरह से जो पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। नाम रखना पीटली द्वीप, जो जहां मनुष्य रहते नहीं है उसको उन्होंने बर्ड सेंचुरी के रूप में एक्सेप्टेड किया गया। Now we see the English change of island located at Bay of Bengal extending north to south. There is the Andaman Nicobar Island. मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भारत का जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये माना जाता है कि ये जो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों की शिखर है, मतलब समंदर में कुछ पर्वत है और वो पर्वत के कुछ हाई पीक लैंड, मतलब ऊपर का जो पर्वत का ऊपर वाला एरिया है वही ये पर्वत की शिखर है जहाँ पे वो रह सकते हैं। और इसी को अंडमान निकोबार का नाम दिया गया है। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखती है। The Bermudas Island is a portion of submarine mountain. This island group of great strategic importance of the country. इसका बहुत मायने रखता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के कारण बहुत मायने रखती है। This is great diversity, और इस पूरे लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार जो भी है, दोनों पे फ्लोरा एंड फौना, मतलब जो डाइवर्सिटी है, नेचुरल डाइवर्सिटी, वो बहुत ही अच्छी और वेल डिसीजन में अभी रखी है। This island is close to equator and experience equal climate to thick of the forest cover. Detailed account of the different psychology use of highlight unique features of each region. It would be clear, and each region component of other marks is the country richer and natural resource. The mountain are major sources water and forest. Yes. अगर हम एक नॉर्मल बात करते हैं, अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जहां अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित एक ही है भारत में। बाकी कहीं भी सक्रिय ज्वालामुखी इंडिया में नहीं मिलते। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो भारत एक बहुत ही अलग विस्तृत अलग अलग बायोडाइवर्सिटी से घिरा है। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये हर प्राकृतिक एक दूसरे से सटा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्दर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, नॉर्दर्न प्लेटू हो, पेनिनसुला रिवर्स हो, पेनिनसुला प्लेटूज हो, या कोई एलिवल सॉइल हो, रिवर हो, फॉरेस्ट हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से संपर्क में हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। खासकर जो हमारा नॉर्थर्न एरिया है, वो नॉर्दर्न एरिया जो हमारा है, नॉर्दर्न प्लेन्स इज अ ग्रेनरीज ऑफ कंट्री प्रोवाइडेड अ बेस ऑफ अर्ली डाइवर्सिटी। मतलब ये प्लेटू क्या है? स्टोर हाउस ऑफ। देखो हमारा जो उत्तरी एरिया है वो दो चीजों से बना हुआ,
जल और वन, मतलब फॉरेस्ट बहुत हाईली लेवल के और वाटर फैसिलिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। दूसरा जो हमारा उत्तरी मैदान है, नॉर्थर्न एरिया है, वो नॉर्दर्न मैदान का एरिया, उसको हम अन्न भंडार कहते हैं, मतलब सोर्सेस ऑफ जैसे देखो द northern plain of generous country of the provided base of early civilization. The mountains major sources of water and forest wealth, ये नेचुरल रिसोर्स है, उसके प्राचीन सभ्यताओं का आधार बना। और जैसे आपको पता है कि जो प्लेटू एरिया है वो खनिजों के भंडार है, जैसे छोटा नागपुर पठार एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इंडिया में 33% मिनरल अकेले एरिया से निकलता है, तो बहुत ही पावरफुल एरिया है। अगर हम नॉर्दर्न और साउथ, अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करते तो कोस्टल प्लेन हमारे लिए मत्स्य उत्पादन, जो मछली का उत्पादन करने के लिए या मछली का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत यूजफुल है, और देश की सुरक्षा के कारण भी उसका अपना एक महत्व है। तो ये सारी जो चीजें, द डिविजनल फीचर्स इज हाउ ऑफ द इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, ये हमारे देश के विकास के लिए अगणित संभावना को निश्चित करती है। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ second chapter class 9, second chapter, the name of chapter physical features of India. So हमने आज पूरे पिक्चर्स के बारे में देखा। आज के पार्ट में हमने कोस्टल प्लेन देखी, सभी चीजों के बारे में हमने आज डिटेल्स पढ़ा है। ओके, तो आप उसको अच्छे से लर्न करें, समझ लें और आगे बढ़े। ठीक है, तब तक आपको इसको अच्छे से समझ लीजिए।